दावत तुम इसे ज़रूर देखना चाहो अगर आखिर इसका ताल्लुक तुम्हारी ही शादी के फंक्शन से तो है। वो कहते हुए खड़ा हुआ हिया की तरफ देखकर अपनी जेब से एक प्लास्टिक रैपर निकाला जिसमें रखी सीडी नजर आ रही थी। क्या मैं इसे चला दूं? इसने सीडी का हिया को दिखाते हुए कहा। सब लोग इस बात पर मुड़कर हिया को देखने लगे। वो जो साकर सी खड़ी बना पलक झपके से देख रही थी, इस बात पर बेहतियार इसी वे के कदम पीछे हटे, कमरे दीवार से जा लगी। हाथ में पकड़ी ट्रे बहुत वजनी हो गई थी। इसी लम्हे जहाँ हारी हाथ सीढ़ियाँ उतरने दिखाई दिया। जो अपन करनी है मुझसे करो, जो बात करनी है मुझसे करो। हाँ बोलो, क्या मसले है? वो जैसे अब फारूक होकर बहुत संजीदगी से कहता वरीद के सामने आ खड़ा हुआ। हिया ने उम्मीद से जहाँ को देखा। वो यकीनन समझ जाएगा कि ये वही वीडियो है जो अभी वरीद कुछ को दे मारेगा या सीडी को टुकड़े टुकड़े कर देगी, इससे पूरी उम्मीद थी। इस बात पर वरीद की मुस्कुराहट ज्यादा गहरी हुई। ये शो का टाइम है और तुम तो इस शो को जरूर देखना चाहोगे। बात के अख्ताम पर वरीद ने फिर हिया को देखा। इसके बार बार हिया को देखना सबको उलझन और अजीब सी कैफियत में मतला कर रहा था। क्या है इस सीडी में? जहाँ ने संजीदगी से वो चल बता, आंखों में जरा सी उलझन थी। वो नहीं समझा। अल्लाह अल्लाह, वो नहीं समझा था। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जहाँ नहीं समझा था, वो कहना चाहती थी, जलाना चाहती थी। जहाँ इससे मत पूछो प्लीज़, जहाँ इस घर से निकाल दो, इसे कोई दे मारा मगर इसे यहाँ से भेज दो। मगर सारे अल्फाज हल्के में दम तोड़ गए। आपके घर की चीज़ है तो आप ज़रूर देखना चाहेंगे और इसके बाद आप फैसला करेंगे कि मुझे अपनी कंपनी में किस हैसियत से काम करने देंगे। लाउंज में खामोशी थी, सब सुन रहे थे, बस वो ही दोनों बोल रहे थे। हिया के सांस ऐसा ऐसा रुकने लगा, दम घुट रहा था, फिजा में ऑक्सीजन कम हो गई थी। मगर इसमें क्या है? वो रहा टीवी है और इसके नीचे सीडी रखा है, इसको लगा कर वो देख लो, बहुत एंजॉय करोगी। इसने सीडी जहाँ को पकड़ा। हिया ने नत्थे से ऑक्सीजन का जो कोई झुमका टकराया। सांस खुश है, घुमानी उम्मीद एक किरण नजर आई कि जहाँ सीडी हाथ में लेते ही तोड़ देगा और वरीद को दे मारेगा। जहाँ ने जरा तहजीब से सीडी को देखा और फिर से इसे थामा, मगर इसने इसे नहीं तोड़ा। इसने सीडी कोर से निकाला, अलट पलट कर देखा, फिर सर उठाकर वरीद की तरफ मतवजा। आर यू श्योर कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो किसी की तौहीन का बायस बने? क्या मैं वाकई इसे सबके सामने चला दूं? इसमें जो है वह सब सच है, कोई फिक्सिंग नहीं है। चलाओ, ज़रूर चलाओ। जहाँ ने सीडी पकड़े पकड़े तायाबा को देखा। वो इसी उलझन में निगाहों से इसे देख रहे थे। किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये अचानक हो क्या रहा है। इस तरह अचानक अलवरीद का आना, फिर इन सब से कहना कि वो इसकी कोई बात करना चाहते हो, फिर ये सीडी वगैरह। जहाँ ने मोड़ के इरम को देखा। क्या मैं इसे चला दूँ? इसने इरम से इजाज़त मांगी और इससे क्यों पूछ रहा था? क्या इसे एहसास नहीं था कि ये सीडी इरम ने ही तो वरीद को दी है? इसीलिए इरम ने नहायत ही बेनियाजी से शाने चलाई, जैसे कह रही हो मेरी बिल्ला से। अलबत्ता इसकी आंखों में मुस्कुराहट थी, शो टाइम की मुस्कुराहट। अब आई क्या मज़ा? जहाँ ने फिर वरीद को देखे, जैसे खुद भी मुतज़िब था कि ऐसे सीडी चलानी चाहिए या नहीं। जहाँ ने एक सपाट सी निगाह इस पर डाली और फिर ओके कहते हुए मुड़ा। इसके कदम दीवार में लगे टीवी की तरफ थे। किचन की खुली खिड़की से हवा को झोंकाया और आधी खुली दीवार पर लटके विंडो चाम की लड़ियां गोल गोल घूमने लगी। स्टिक और कांच के टुकड़। खामोशी में मध्यम सा नगमा बज लगा, मातम का नगमा, सॉन्ग का नगमा। जहाँ ने एक कदम मजीद टीवी की तरफ बढ़ाया। बाहर बादल जोर से गरजे, बिजली चमकी हुई के हाथ से जिंजर ब्रेड हाउस की ट्रे गिर पड़ी। हल्की सी ठाक की आवाज़ से ट्रे ऊंधे मुंह जमीन पर बेहोश हुई। कोई इसकी तरफ मतवजह नहीं था, सब इसी सीढ़ी की तरफ देख रहे थे। आखिर में ऐसा क्या है जिसे देखने के लिए वलीद इतना बेचैन हो रहा है? जहाँ आहिस्ता आहिस्ता चला टीवी की तरफ गया। हिया के टूटा हुआ जिंजर ब्रेड हाउस इसके कदमों में गिरा पड़ा था, लेकिन इसे परवाह नहीं थी। वो बस सांस रोक के लाउंज में बैठे नफूस को देख रही थी। अब्बा रोहिल, जहाँ बाप भाई शोर, कोई इसके साथ ना था। कोई इसे इस पर प्राइम मर्द ब्रेक मिलने से बचा नहीं सकता था। मगर क्या वाकई कोई नहीं था? अल्लाह ताला, इसने जोर से पुकारा। अल्लाह का नाम वो वाहिद नाम था जिसको बोलने के लिए होंठ हिलाने की जरूरत नहीं होती। इसने भी निकाब तले बंद होठों पीछे जबान हिलाकर पुकारा। अल्लाह ताला, मैं बहुत अकेली हूँ, मेरे पास इस वक्त कोई नहीं है जिसे मैं पुकार सकूँ। जहाँ अब टीवी के पास पहुँच चुका था, हिया के दिल पर पड़ते बोझ अब बढ़ता जा। सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। आप दें तो कोई छीन नहीं सकता। जहाँ ने टीवी का बटन ऑन किया और फिर रिमोट से टीवी चलाया। अब टीवी स्क्रीन पर नीली नजर आ रही थी। अब छीन लें तो कोई दे नहीं सकता। जहाँ जो का बटन दबाते हुए प्लट बाहर निकाली। दफ्तर रिमोट इसके हाथ से फिसला और मार्बल के फर्श पर रिमोटर गिरा था। जन हमें मजीद गुजरे, मेरी मदद करें, मुझे गिरा ना छोड़े। जहाँ रिमोट उठाकर फिर सीधा हुआ, काश रिमोट टूट जाता, मगर वो नहीं टूटा था। हर चीज़ इसके खिलाफ जा रही थी। जहाँ ने खाली सांचे में सीढ़ी रखी और इसे वापस निकाला। मगर इन लोगों के सामने रसवा न करें,
स्क्रीन पर मेन्यू लिखा रहा था। जहां ने ज़रा पीछे होकर रिमोट से बटन प्ले दिया। मुझे रसवा न करें प्लीज़, हेल्प मी प्लीज़। हिया ने आंखें बंद करी। शायद सीडी ना लगे और अंदाज़ फंस जाए शायद, मगर चंद ही लम्हों बाद ऐसी गाने की टून सुनाई दी। शैला की मौसीकी इसने कदमों तले से ज़मीन सरकने लगी। सर से आसमान हटने लगे। ऐसा लगा वो अभी गिर जाएगी, वो अभी मर जाएगी। वीडियो लग चुकी, सब देख रहे थे। वो ख्वाब नहीं हकीकत थी। वो एक बार फिर रसवा होने जा रही थी। सारी रियाज, सारी अताल सब बेकार गया। रसवाई गुनाह इसके पीछे कभी नहीं छोड़ी। कब्र तक इसके पीछे आएगी। इसने अपनी सुर होती बंद आंखें खोली। लाउंज का मर्जन धुंधला था। इसके अब्बा के चेहरे का देखना चाहा जो बहुत शौक से स्क्रीन को देख रहे थे। इसने अपने बाप को सारे बाजार बेइज्जत करा दिया था। इसने रोहित का चेहरा देखा जिसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसने दाया अब्बा के चेहरे को देखना चाहा। गैर गजब गुस्सा पिशानी की तने सुर्ख पड़ते चेहरा। इसने साइमत आई और अम्मा का चेहरा देखा। बका बका गाना इसी तरह चल रहा था। इसने निराशे के चेहरे की तो बहुत बड़े ताशी अंदाज में स्क्रीन को देखती एक्साइट सी होकर आगे की बैठी थी। कोके कैन इसकी तरह इसके हाथ में थी। इसकी निगाह निताशा से होती जहाँ के चेहरे पर, जहाँ वह वाहिद शख्स था जो टीवी नहीं देख रहा था। वह सिर्फ चुभती ही नजरों से वलीद को देख रहा था। और वलीद तब इसने देखा। वलीद का चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, इतना सफ़ेद जैसे किसी ने पेंट कर दिया हो। इसी पर इसने इरम को देखा। इसका चेहरा भी इतना ही सफ़ेद ही क्या। एकदम हिया ने गर्दन घुमाकर स्क्रीन देखा। निकाब तले इसके होंठ जरा से खुले, आंखों में पतलियां में यकीन फैली। इसे लगा वो कभी सांस नहीं ले सकेगी। गाना भी वही था, म्यूजिक भी वही था, सीडी भी वही थी, मगर मंजर नहीं। ये शरीफे का मुजरा नहीं था। ये इसकी वीडियो तो नहीं। ये तो इरम और वलीद की वो तस्वीरों का एक स्लाइड शो था। एक एक करके बड़ी बड़ी तस्वीरें स्क्रीन पर बढ़ती चली आ रही थी। इरम और वलीद की तस्वीरें गठे किसी रेस्टोरेंट में, किसी शॉपिंग एरिया में, किसी पार्क में, किसी फोटो सेल्फ फोर्स में, किसी वलीद के साथ होकर। इरम ने बाजू बढ़ाकर खुद ही मोबाइल से खींची और इससे लिहाज से वो दोनों बहुत करीब करीब खड़े थे। हर 2-3 तस्वीरों के बाद स्क्रीन शुदा ईमेल्स स्क्रीन पर बढ़ती। इनमें से कुछ फिक्रे हाईलाइट थे। वो तस्वीरें इतनी देर स्क्रीन पर चलती रही कि वह सब इन हाईलाइट्स फिक्रों को पढ़ लेते। फिर अगली तस्वीर आ जाती। इरम और वलीद की ज़ाती ईमेल्स। ये क्या है। वलीद एकदम आगे बढ़ने लगा। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इन टांगों को घर से नहीं जाने दूंगा। वहाँ खड़े रहो। जहाँ का वो उलझन बड़ा चेहरा और तहजीब सब गायब हो गई थी। वो इतने सर्द और घटीले अंदाज में बोला कि वलीद के बढ़ते कदम वहीं रुक गए। इसने शर्द सी निगाहों से जहाँ को देखी। ये शो टाइम है ना वलीद लगारी, और तुमने कहा था कि इस शो को मैं बहुत एंजॉय करूँगा, और मैं तो कर रहा हूँ, तुम भी करो। शायद तुम कोई गलत सीडी उठा लाए हो। ये गलत है, ये सच नहीं है। ये वलीद लगारी हल्काया गया। कभी वो सोफे पे बैठे नफीस को देखे तो कभी जहाँ को हिया को देखना तो वैसे याद ही नहीं रहा। अभी तुमने खुद कहा था कि ये हकीकत है। तुम्हारे कौन से बयान पर यकीन करूँ मैं, वो दशी से बोला। मगर इसी इंसान में दावत भाई गुस्से से उठे। कटिया इंसान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं प्लीज़। जहाँ ने हाथ उठाकर इन्हें इसके करीब आने से रोका। हाथ का इस्तेमाल मुझे भी आता है, मगर यहाँ खवातीन बैठी हुई, इसलिए इस आदमी से मैं खुद निबट लूँगा बाद में। और अभी इसने शहादत उठाकर गहर दो निगाह से वलीद को देखते हुए तनवीर, अभी तुम यहाँ से अपनी शक्ल गुम कर लो। तुम में से मैं बाद में मिलूंगा, क्योंकि ये सीडी मेरे पास है और तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारा होने वाला ससुर या इसकी बेटी ये सब देखें। सेंटर अब्दुल्ला की बेटी से रिश्ता हो रहा है ना तुम्हारा। वलीद लड़खड़ाकर पीछे हटा। ताया, अब्बा और रोहित सब अपनी जगह से खड़े हो चुके थे। बस नहीं चढ़ रहा था कि इस शख्स को गोली मार दें। आउट सलमान साहब जबरदस्त से जोर से बोले। वलीद अपनी उड़ती रंगत और बदहवासी कदमों से पलटा। सामने दीवार के साथ लगी हिया खड़ी थी। इसकी निगाह से झलकती सियाह आंखों में सख्ता दाई था। वलीद इन आंखों में नहीं देख सकता था। वो तेजी से बाहर निकला। बाहर इसी तरह बारिश की कतरे गिर रहे थे। टीवी स्क्रीन पर स्लाइड शो अभी तक चल रहा था। इरम सफ़ेद चढ़े के साथ वो देख रही थी। तस्वीरें थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। ये सब फोटो फिक्सिंग होगी, फुफो संजीदा से बोली। हालांकि तस्वीरें बहुत करीब थी, मगर तायाब और दावर के सब चेहरे और इनको तूफान से बचाना चाहती थी। तेज़ बारिश थम चुकी थी। हल्की हल्की बूंदें बांधी जा रही थी। खिड़कियों के शीशे पर गिरती टिप टिप की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। फुफो की बात पर साइमत आई को तकवीत मिली। ये सब झूठे इल्ज़ाम है मेरी बच्ची पर। ये सब इरम और हया की तस्वीरें थी। ये लड़का कहाँ से आ गया इनमें। वो बात अपनी मनाने के लिए ज़ोर से बोली। और ये सारी तस्वीरें हिया के पास थी, इसी ने दी होंगी इस लड़के को। मेरी नाम बेटी का लगा दिया। घर चलो तुम लोग। ताया फरकान कहर बरसाती निगाह से इनको देखते हुए बोल, मेरी बात सुने, ये हिया के पास थी तस्वीरें, इसने इसीलिए वो लड़का बार बार हिया का नाम ले रहा था। मेरी बीवी का नाम मत ले ममानी। अब्बा साइमन दाई को इस बात पर नागवारी से जदाद करने ही लगे थे कि वो जैसे गुस्से से कहता इनके सामने आ खड़ा हो। ये तस्वीरें शायद आपको अपनी बेटी के लैपटॉप से भी मिल जाएं।
मगर मेरी बीवी का नाम अगर किसी ने लिया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। इतनी सख्ती से उंगली उठाकर बोला था कि साइमा ताई आगे से कह नहीं सकी। फातिमा और फूफा ने अफसोस से एक दूसरे के दर्जे से समझ नहीं आ रही क्या करें। घर आओ तुम लोग। तायाबा ने बहुत जबरदस्त सुख पड़ती निगाह से बीवी को इशारे किया और लंबे लंबे डंग बढ़ते बाहर निकल गए। दावर भाई फौरन बाप के पीछे लग गया। अब्बा ये सब मैंने नहीं, वो ये हिया। अरम ने आवाज़ देंगे। इरम जहाँ ने हैरत और गुस्से से सदा, तुम मेरी बीवी का नाम इन सब में कैसे ले सकती हो? ताया जा चुके थे। इरम ने बेबसी से जहाँ को देखा। तुम्हें क्या लगता है, तुम लड़कियों को क्या लगता है? हाँ, तुम मोबाइल से मैसेज मिटा दोगी, कॉल रिकॉर्ड यूज़ कर लोगी तो वो ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता इरम बीवी, हर SMS रिकॉर्ड होता है, हर कॉल रिकॉर्ड होती है। एक दफ़ा फिर भी मेरी बीवी का नाम और मैं तुम्हें अपनी एजेंसी से वलीद के फ़ोन पर की हर कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग निकलवा कर दिखाऊंगा। मेरे लिए बहुत एहसान है। इरम ने खुश लगमा पर जबान फेरी और फिर माँ को देखा, मगर वो पहले ही बाहर जा चुकी थी। वो तेजी से इनकी तरफ लपकी। चौखट पर रही याहया और इसके कदमों में गिरे मलबे को इसने देखा ही नहीं। लाउंज में फिर से खामोशी छाकी। सब जैसे एक दूसरे से शर्मिंदे थे, सवाए नताशा के। वो बहुत मजे से हाथ जाती हुई टी कैन साइड टेबल पर रखा और रहील को मुखातिब किया। हकीकत यह है रोहिल, तुम्हारी फैमिली बहुत दिलचस्प है। रोहिल ने ओह कहते हुए ऐसे गुरा और माजरत हुआ अंदाज में बाकियों को देखना। नताशा जहाँ के साइड से गुजरकर सीढ़ियों की तरफ चली गई। शो टाइम खत्म हो चुका था। अलबत्ता जाने से पहले कबल नताशा ने जो मुस्कुराहट जहाँ की तरफ चलाई थी, गो के कोने में खड़ी है आकर ज़हन में वो अटक करेगी थी। ये सब कैसे हुआ? अभी तक दम बहुत थी, मगर नताशा की मुस्कुराहट, इसका और जहाँ की बातें करना, फिर इसका इतना बड़ा शॉपिंग बैग उठाकर साइमा ताई की तरफ जाना और फिर वापस ऊपर जाना और साइमा ताई को शॉपिंग दिखाने नहीं, इरम का लैपटॉप उड़ाने की थी। वरना इसे कब से ताई से इतनी मोहब्बत होगी थी? वरना जहाँ को कैसे पता कि ये सारी तस्वीरें इरम के लैपटॉप में थी? वो भी ऊपर कमरे में जो हया के कपड़े रखने नहीं बल्कि सीडी लेने गया था। रिमोट गिराते हुए जो कर इसने सीडी शिफ्ट की थी और जहाँ माहिर था, एक एक करके सब लाउंज से चले गए। फुप्पो ने अलबत्ता जाते हुए अफसरदा निगाह से जहाँ को देखा था। ये सब क्या था जहाँ? वो शायद को कल सीधी उठा लाया था। इसने छाने चलाए। जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं, तुम्हारे हाथ है इसमें, पता है मुझे। झड़क कर गई थी, हफ्की से बाहर निकल गई। सारे में वो पहली बार ही आगे तरफ मुतवज्जो आए और उसी तरह दीवार से लगी कर दे। जहाँ को अपनी तरफ देखते पाकर इसने निकाब खींच कर उतारा तो चेहरा लट्टे मार सफेद पड़ रहा था। और तब जहाँ ने देखा, लाला ये तुमने क्या किया? ये तुमने कैसे किया? जहाँ एकदम आंसू तोड़कर इसकी आंखों से गिरने लगी और परेशानी से जिंजर ब्रेड के मलबे को देखता इस्तकाया। मेरे सारे पैसे बर्बाद कर दिए तुमने, ये क्यों तोड़ा? जहाँ हया ने लबों पर हाथ रखकर खुद को रोने से रोका, मगर आंसू बहते जा रहे थे। मैं बहुत डर गई थी, तुम जानते थे ना कि वो वीडियो वलीद के पास है। मलबे से निगाह हटाकर गहरी सांस लेते हुए इसने हया को देखा। डरीन क्यों? तुमने 2 दफ़ा कहा था कि अगर कोई तुम्हें गाड़ी तले को चलते दे तो 2 दफ़ा की ही बात कोई वजह होती है। मैंने यहाँ आते ही मालूम कर लिया था सब। तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, सो मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैं तुम्हें परेशान नहीं, इसने बोला नहीं जाना था। या आपके अपने किस लिए होते हैं? अगली दफ़ा मुझ पर भरोसा करके देखना। मगर इरम, इसकी तो बहुत जहाँ ने जबड़े की तन गई। इसका जिक्र मत करो। जब इंसान कुछ गलत करता है तो इसका नतीजा इसको भुगतना पड़ता है। आज किसी एक ने तो रसवा होना ही था, मगर मैंने एक लड़की से वादा किया था कि जन्नत के पत्तों को थामने वालों को अल्लाह रसवा नहीं करता, तो मुझे अपना वादा निभाना था। फिर इसने टूटे हुए बंजर ब्रेड हाउस को देखा। जब कब तुम जज्बात में आकर चीज़ें फेंकना छोड़ोगी लड़की? साथ ही वो नूर बानो को आवाज़ देने लगा कि वो जगह साफ की जा सके। आई लो यू, जहाँ आई रियली लो यू, वो रुंडी आवाज़ और मसरत से रोने मुस्कुराने की तरह बोली। जहाँ ने चूम कर इसे देखा फिर दाएं बाएं। मेरी बचपन की सहेली ठीक कहती है, इस घर में वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो छेड़छड़ी लेकर आगे बढ़ गया। नूर बानो इसी तरफ आ रही थी। यहाँ यूं ही भाई में मबलूस लाउंज के सोफे के पर गड़ी मोबाइल निकाल कर एकदम लाया। तेरी सासू पूछते हुए इसने मोबाइल कहाँ से ले आया? डॉक्टर इब्राहिम, मैंने वो पहली हल कर ली है। कुबर को चौकट पर पंचों के बैल झुके हुए जहाँ को देखते हुए बोली, जो नूर बानो के साथ जिंजर ब्रेड के टुकड़े उठा रहा था। अच्छा क्या मिला आपको? दूसरी जानो जैसे मुस्कुराए। आप आयत हिजाब सूर्य हिजाब में नाजुर हुई थी। मैं बताती हूँ आपको हिजाब और जंग हिजाब की ममानियत। और रूंडी आवाज़ में कह रही थी, जंग हिजाब में ग्रोह भी है और बनो कुरैज़े भी, खंदक भी, सरहद भी, भूख भी, तंगी भी। 3 तरफ खंदक तो एक तरफ गले दरख्त का साया, मजबूत चट्टान भी जो खामोशी से आपको सपोर्ट करता है। इसने जहाँ की पश्क को देखते हुए कहा। वो अफसर से सब नफ़ी में सर हिलाते हुए टुकड़े प्लेट में डाल रहा था। इसकी जीन्स की जेब में एक सीढ़ी झलक रही थी। लेकिन अगर जंग हिजाब में कुछ नहीं तो वो जंग नहीं। ये वो जंग है जिसमें जंग होती ही नहीं। इक्का दुक्का अफरा तफरी लड़ाइयों को छोड़कर असल जंग तो हथियारों से लड़ी जाने वाली
लड़ी जाने वाली जंग से कबल ही एक रात तूफान आता है और जिस्मों का हिमों की हवा उखड़ जाती है। इनकी बांदियां इन पर उड़ जाती हैं और वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। मुझे मेरी एक छोटी दोस्त ने यही बात कही थी कि जंग जितना जीता कौन था। तब नहीं समझी थी, अब समझी। जंग नहीं, वो लड़ाई की बात कर रही थी। लड़ाई जो इस जंग में होती है ये नहीं थी। आपने सब्र और इंतजार करने का कहा था। किसी को एक दिन और किसी की एक माह और किसी को कई साल। फिर एक दिन आप बगैर कुछ खोए, बगैर किसी मुहाज पर लड़े अचानक जीत जाते हैं। यही बात थी ना सर। मेरा ज़हनी बच्चा, आप मुझे आप पर फख्र है। वो बहुत खुश हुए थे। हिया ने डुबराती आंखों से इस गरीब आदमी को देखा जो अभी तक अपने पैसे ज़ाय होने पर अफसोस कर रहा था। चीज़ें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिक जाती हैं, इनका क्या अफसोस करना। अब इन दोनों को जिंजीर ब्रेड के घरों को भूल कर रिश्तों और अतमाद से बना घर कायम करता। सब करीब थी इनकी सब। वो पार्लर की जैसे मेरेल के सामने कुर्सी पर बैठी थी। वो ब्यूटिशियन लड़की महारत से इसको आई शेड लगा रही थी। इसने ग्रे और सिल्वर फ्रॉक पहन रखा था। बाल वगैरह भी अभी बनाने थे। ऊंचा जूड़ा बनाएगी। ब्यूटिशियन ने आई शेड को आखिरी टच देते हुए पूछा। हिया ने आईने में अपना चेहरा दाएं बाएं करके आंखें देखी। अच्छी लग रही थी। ओह, फ्रेंच नाइट बना दो। ऊंचे जूड़े में तो नमाज नहीं होगी। वो 3 नमाजें तो फंक्शन के दौरान आ जाएंगी। ये आज ना पढ़े तो है रहे। लड़की उकताई थी। अपनी खुशी में अल्लाह को नाराज कर दूं। ओहो, इसने नफी में सर हिलाए। अच्छा, नील पॉलिश लगानी है या नकली नील? कुछ भी नहीं। बार बार वजू के लिए तारों की कैसे इसने सादगी से उल्टा सवाल किया। अच्छा, नकली पलकें तो लगा दो ना, अल्लाह ताला को बुरा लगेगा। आपने आईब्रोज भी नहीं बनवाई, थोड़ा सा नीड ही कर दूं, अल्लाह ताला को और भी बुरा लगेगा। लड़की की ज़ब्त का पैमाना लबरेज हो गया और वह घूम कर इसके सामने। आप कहें अलहेदी की तो नहीं है, हयासी नहीं, मैं बस एक मुसलमान लड़की हूँ। ये सोच रही हूँ जब तुम्हें अपना दुपट्टा सेट करने को कहूँगी तो तुम्हारी क्या हालत होगी। जैसे सोच कर ही महफूज हुई। लड़की ने अचनबे से इसे देखा। क्यों? पहले मेकअप और मुकम्मल करो फिर बताती हूँ, मजे से कहती। इसने दोबारा सर कर कुर्सी की फर्श पर टेक दिया। ब्यूटिशियन लड़की जल्दी सी होकर आई शेड किट उठाई। फिर इसने इसके सर पर आ खड़ी हो। जब हिया ने अपने दुपट्टा अपनी मर्जी के मुताबिक सेट करने कहा तो इसका मुंह खुल गया। घूंघट कौन निकालते हैं? घूंघट आप क्या कर रही हैं? मैं ये तो नहीं कह रही कि बहुत नीचे तक निकाला, बस थोड़ी तक ले आओ। नीचे वैसे ही बंद कलर है। इसने आईने में खुद को देखते हुए लापरवाही से कहा। मगर आपका चेहरा तो नजर नहीं आएगा और लड़कियां परेशान होगी। तुम निकाल रही हो या मैं खुद निकालूं? और ब्यूटिशियन के पास इसकी बात मानने के अलावा कोई चारा न था। इसने कोई भी नहीं था। वो जल्दी से दुपट्टा सेट करने लगी। इसने अब्बा से बहुत कहा था कि मिक्स गैदरिंग ना कर रखें, फोटोग्राफिंग ना हो, मगर अब्बा और अम्मा ने एक ना सुनी। यहाँ मैंने तुम्हारे पर्दे का बहुत कोई इश्यू नहीं सुनना चाहती। अम्मा तो बाकायदा बेजार हो गई थी। या जानती थी कि इसके सामने कभी एतराफ़ नहीं करेंगी कि वो इसके पर्दे से दिल से राजी थी। मगर क्या फ़र्क पड़ता था। इसने अपनी क्लास फेलो से पूछा, हिजाबी लड़कियां दुल्हन बनते हुए क्या करती हैं कि कोई नाराज भी ना हो और हिजाब भी कैरी कर लें? जितने ऑप्शन नजर आए इनमें से सबसे बेहतरीन यही है, घूंघट। और फिर नीचे दुपट्टा इतना फैला कर लिया हो कि सतरपोशी का फर्ज अदा हो। अब कोई इसकी तस्वीर खींचे या नहीं, इसे परवाह नहीं। ब्राइडल रूम से लाकर स्टेज पे बिठाया तो सना इसकी एक तरफ आ बैठी। आज के लिए ये सना की स्टैंड थी। आज अपनी तरफ से वह तस्वीरें खींचने वालों को मुसलसल मना कर रही थी। है आप ही पर्दे करती हैं, प्लीज़ फोटो न खींचें। या कोई इसकी घूंघट पर कुछ बोलता तो वैसे जवाब भी दे दी जाती थी। आपा क्लासिकल दुल्हन बनी है, वह घूंघट नहीं उठाएंगी। कोई चाची ममानी हाला साथ आकर बैठी हुई जरा सा घूंघट उठाकर चेहरे देखती, सलामी देती, तारीफें करती या फिर जो भी। सब ऐसे ही था जैसे अमूमन मेहंदी की दुल्हन का होता है। इसका ग्रे फ्रॉक पैरों तक आता था, ग्रे पर काफ़ी काम था। घूंघट थोड़ी तरह गिरता, नीचे दुपट्टा यूं के शक्ल में फैलाकर सामने डाला था। आस्तीन पूरी थी। वो सर झुकाकर नहीं बैठी थी और गर्दन उठाकर पूरे जमात के साथ बैठी थी। हर पास आने वाली आंटी बड़े आराम से बातें कर रही थी। कोई बुरा तब मानते जब दुल्हन अकड़ कर बैठे। अगर वो खुश मिजाजी से बात कर रही हो पूरे जमात के साथ, लोग नरम पड़ जाते हैं। अलबत्ता कहने वाले तो कह रहे थे, ये क्या है, मेकअप तो छुप गया, खराब हो गया होगा, तभी ये क्या टांग ड्रामे। मगर वो इस मुकाम पर थी जहाँ ये सब बातें आसानी महसूस होती, मुश्किलें बहुत बढ़कर भी आसान हो जाती हैं। जहाँ इसके पास आकर बैठा और बहुत धीरे से बोला, साबित हुआ कि तुम कुछ बातों में वाकई बहुत स्मार्ट हो। बस यही एक फिक्रा कहा इसने और फिर जल्दी ही उठ गया। इसे यूं मर के निज़गाह बनकर बैठना कबूल नहीं था। बदतमीज ना हो तो। और फिर खुद भी ज़्यादा देर स्टेज पर ना बैठी, वापस ब्राइडल रूम में आ गई। ये नताशा का दिन था और अब इसे पूरी तवज्जो मिलनी चाहिए थी। है वो पूरी तवज्जो दे भी रही थी। साड़ी की पल्लू पर पश्त पर जबरदस्ती इसने पल्लू डाल रखा था, मगर
وہ رحیل کا بازو تھامے مہمانوں کے درمیان ہنستے بولتے گھوم رہی تھی۔ فاطمہ کو ہال اٹھ رہے تھے۔ جہاں بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ ادھر آ جائیں۔ ثنا نے اس کو آواز دی جو برائڈل روم میں بیٹھی تھی۔ گھونگھٹ پیچھے گرے، لپسٹک ٹھیک کر رہی تھی، چونکہ پلٹی۔ کیا وہ آ رہا ہے؟ اسے ملنے کا دل زور سے دھڑکا۔ ہاں بلاؤں؟ وہ اور ثنا اکیلے ہی تو تھے۔ اچھا میں ثنا باہر چلی جائے گی اور وہ دونوں کم از کم بات تو کر سکیں۔ وہ دن سے تو وہ نظر آ ہی نہیں رہا تھا۔ ذرا سی دستک کے بعد دروازہ کھلا۔ جہاں اندر داخل ہوا۔ سیاہ ڈنر سوٹ، بال پیچھے کیے، بالکل جیسے وہ میٹرو میں لگا تھا پہلی بار۔ اب بھی ہینڈسم لگ رہا تھا، بلکہ نہیں ہینڈسم ایڈیٹ لگ رہا تھا، کیونکہ وہ جو منتظر سی کھڑی تھی، لبوں سے ذرا سی مسکراہٹ لی اس کی مسکراہٹ بغائے بھی، جہاں کے ساتھ وہ سوبر اور سادہ لمبی سی ثانیہ بھی تھی۔ حیا مائی وائف، اور حیا یہ میری بہت اچھی دوست ہیں اور کولیگ بھی۔ ثانیہ بہت تہذیب اور شائستگی سے وہ ان دونوں کا تعارف کروا رہا تھا۔ بہت خوش ہوئی ثانیہ اسی سوبر سی مسکراہٹ کے ساتھ آگئی۔ مسافر کے لیے حل رہا ہے۔ حیا نے مربتاً مسکراتے ہاتھ تھاما اور ملا کر چھوڑ دیا، پھر ایک شاکی نظر جہاں پر ڈالی۔ وہ بس اسی لیے اس کے پاس آیا تھا۔ میں تمہیں ملوانا چاہ رہا تھا ثانیہ سے، اس کے ہسبینڈ دوست ہیں میرے۔ جی ان سے تو بہت دفعہ مل چکی ہوں، اور زبردستی مسکراتے ہوئے بولی۔ جہاں نے بے ساختہ ماتھے کو چھوا۔ اچھا حماد نے تو ذکر نہیں کیا۔ ثانیہ نے جہاں کو دیکھا، وہ جو اف کے انداز میں ماتھے کو چھو رہا تھا، فوراً اس پیشانی مسل کا ہاتھ نیچے کیا۔ ہاں وہ ہم ڈنر کر رہے تھے تو مل گیا تھا۔ خیر ہم چلتے ہیں۔ پھر یہ وہ حیا کو گھور کر ثانیہ کو راستہ دیتا ہوا سامنے سے ہٹا۔ وہ نادان نگاہوں سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ تمہارے پاس صابر کا نمبر ہے؟ میں اسے کال کرنا چاہ رہا تھا۔ تو ہاں ٹھہرو میں تمہیں سینڈ کرتی ہوں۔ وہ دونوں اپنے سیل فون سامنے کیے باتیں کرتے ہوئے باہر نکل گئے ہوں۔ وہ بیگ ٹچ کر واپس کرسی پر بیٹھی۔ اس آدمی کے ساتھ زندگی کبھی بھی فینٹیسی نہیں ہوگی، پہلے سے وہ جانتی تھی، مگر اب اس بات پر یقین بھی آ رہا تھا۔ سب کچھ بہت مشکل تھا اور مشکل ہوگا، مگر خیر اور ساتھ تو تھا نا۔ آہستہ آہستہ وہ اس سب کی عادی ہو جائے گی۔ اس نے خود کو تسلی دی اور پھر دروازے کی طرف دیکھا۔ ذرا سی چھڑی کھلی تھی وہاں سے میرج ہال کی روشنیاں، لوگوں کا رش، ہنسنا بولنا، مہمانوں کا رنگ، خوشبو، سب نظر آتا تھا۔ اس نے تنے صاف ڈھیلی پڑ کے لب پر آتی مسکرانے لگی۔ اس نے کلائی گھما کر دیکھا۔ بہارے کا نیکلیس بلیسٹ کی سوٹ نے اسے پہنا تھا اور اس کی سائڈ پر خالی کنڈے بھی اب تک موتی جوڑ رہے تھے۔ سیاہ موتی، وہ سفید موتی نہ بن سکی تو کیا ہوا؟ سیاہ موتی بننے میں بھی کوئی حرج نہ تھا کہ پھر موتی تو وہ ہوتا ہے جس کا لک بھی چمکتی ہو۔ صبح کا دوردیرا رنگ اسلام آباد کی پہاڑیوں پر چھایا ہوا تھا۔ گزشتہ رات کی بارش کے باعث سرمئی سڑکیں ابھی تک گیلی تھیں۔ اس نے کچن کی کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ جالی سے روشنی اور ہوا اندر آ جا۔ سادگی کی احساس تب دیوار میں نصب ان کی کھانا پکنے کی گھنٹی بجی۔ وہ آگے آئی اور اوون کا دروازہ کھولا، پھر دستانے والے ہاتھ ٹرے سے نکالا۔ پگھلے ہوئے پنیر سے سجا گرم گرم پیزا تیار تھا۔ اس نے چہرہ ذرا سا جھکا کر سانس اندر اتاری۔ خستہ اشتہارانگیز خوشبو، جہاں کو پسند آئے گا۔ تعریف نہیں کرے گا، البتہ تھوڑا کھائے گا، اور اس پر بھی کئی دن ایکسرسائز کا دورانیہ بڑھ کر ان کیلوریز کو برن کرنے کی کوشش کرے گا۔ اپنی فٹنس اور صحت کے بارے میں وہ آج بھی اتنا ہی نشین تھا جتنا 4 سال قبل ان کی شادی کے وقت تھا۔ اس نے ٹرے اندر دھکیلا اور اوون کا ڈھکن بند کیا۔ اب جہاں آفس سے آ جائے گا تب ہی وہ اسے نکالے گی۔ ساتھ ہی اس نے پلٹ کر گھڑی دیکھی۔ ابھی اسے آنے میں کافی وقت تھا۔ آج ویسے ہی حیا کے سارے کام جلدی ختم ہو گئے تھے۔ اب کیا کرے؟ سبین پھپھو کی کسی پرانی دوست کی بیٹی کی شادی تھی، اسے وہ کراچی گئی ہوئی تھی۔ ویسے بھی یہاں ان کے اپارٹمنٹ سے ابا اور تایا کے گھر زیادہ دور بھی نہیں تھے۔ صبح پہلے اس نے اماں کی طرف جانے کا سوچا، پھر ارادہ ترک کر کے اپنے اور کمرے میں آ گئی، جہاں اور اس کا بیڈ روم بہت نفاست مگر سادگی سے سجا تھا۔ وہ اپنی آرگیٹنگ نہیں تھی، مگر جہاں وہ خراب بے ترتیب چیزیں کبھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ ہتھیجے کا کمرہ ہو کے ساتھ والا تھا، مگر وہ ابھی اتنی چھوٹی تھی، بس 3 سال کی، کہ یہ کمرہ اس کا بھی تھا۔ اس وقت بھی وہ کارپیٹ پر بیٹھی بلاکس کو توڑ کر پھر سے جوڑنے میں لگی تھی۔ ٹوٹے بلاکس ایک طرف تھے، جوڑے بلاکس ایک طرف، بے ترتیبی میں ترتیبی۔ باپ کی طرح وہ بھی کلیٹر نہیں چلاتی تھی۔ ہتیجہ گل کیا بنا رہی ہے؟ وہ الماری کی طرف بڑھتے ہوئے اسے مخاطب کر کے بولی۔ اس نے لیپ ٹاپ کا بیگ نکالا اور پلٹ کر اپنی بیٹی کی طرف، جو اس کے سوال پر سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ وہ سلیو لیس سرخ فراک میں ملبوس تھی، مگر نیچے سے اس نے کھینے تک آتی پنک شرٹ پہن رکھی تھی، جرابیں بھی پنک، نرم گہرے بھورے بال بونی میں بند۔ جہاں اس کے بال کٹوانے نہیں دیتا تھا، اسے لمبے بال پسند تھے، مگر صرف ہتیجہ کی ماں کے بال۔ اس کے بارے میں وہ رائے نہیں دیا کرتا تھا۔
गोरी गुलाबी रंगत, उठी हुई नाक और जहां जैसी आंखें और जहां की बेटी थी। जहां को लोगों को खदीजा को इससे मिलाना बहुत पसंद था। इसने हिया से सिर्फ अच्छा कद लिया था, मगर मैं तुमसे ज्यादा लंबा हूँ, इसका कद भी मुझ पर गया है। वो शाने उछलाकर बेनियाजी से कहता, नहीं खदीजा नथिंग। खदीजा गुल ने जरा सा शाने उछलाकर नफी में सर हिलाया। वापस काम में मगन हो गई। हिया ने जब इसका नाम खदीजा गुल रखा तो जिहान ने एतराज नहीं किया। तुम अपनी पसंद का नाम रख लो, मैं तो जो नाम भी बताऊंगा आगे से कहोगी। अब इस नाम की अपनी पुरानी दोस्त हुलिया भी बताओ, जिसकी याद में ये रखा जानता है। वैसे इतना गलत भी नहीं था वो। तो इसने अपनी बेटी का नाम खदीजा गुल। तीन दोस्तों की याद में खदीजा एक प्रीमेच्योर बच्ची थी, मगर सदा शुक्र वो हमेशा सेहतमंद रही थी। सो इनके लिए वाकई खदीजा गुल थी, यानी वक्त से पहले पैदा होने वाला बच्चा, पैदा हो जाने वाला गुलाब। अपने गुलाब को मुस्कुराता देखते हुए अलमारी का बट बंद करने लगी, फिर एकदम ठहर गई। इस जिस खाने से लैपटॉप बेचने गया था, इसके पीछे लकड़ी की दीवार का रंग बाकी अलमारियों के जरा सा हल्का सा लग रहा था। इसने इसे देखते हुए बैग नीचे रखा और हाथ बढ़ाकर पीछे लकड़ी को छुआ। कार्डबोर्ड था वो। उफ! इसने दबे दबे गुस्से से कार्डबोर्ड के टुकड़े को दाएं बाएं करने की कोशिश की और जरा सी मेहनत से वो एक तरफ साइड कर गया। पीछे एक लॉकर था। चंद हमें हफ्की से इस बंद तिजोरी को देखती रही, जिसमें पता नहीं क्या था, और फिर कार्डबोर्ड की स्लाइड वापस जगह पर करके अलमारी बंद की। इस घर में पिछले 4 साल में कोई 400 खुफिया खाने तो वो ढूंढ ही चुकी थी। पता नहीं अब कितने तलाशी बाकी थी। जहाँ से पूछना बेकार था। वो बहुत हैरान होकर आगे से कहता, अच्छा वेरी स्ट्रेंज, पता नहीं मालिक मकान ने इतने लॉकर्स क्यों रखे हैं, कभी बात करोगा इनसे? हाँ, जैसे वो तो अपने शौहर को जानती ही नहीं थी। हतीजा ऐसी महसूस से अपने मुराक से ऊपर रख कर नीचे जोड़ रही थी। वो छिपाती। अब वो खोले बेड पर बैठी और ईमेल चेक करने लगी। साथ साथ हतीजे पर गाहे बेगाए नजर भी डाल लेती थी। अभी भी यही फ्रॉक पैंट शर्ट के साथ पहनकर पिछले ही हफ्ते वो अम्मा की तरफ गई तो अम्मा हंस आदत खफा होने लगी थी। इतनी सी बच्ची पर तो पर्दे नहीं लगाते ना, तुम स्लीवलेस बना दोगी तो क्या हो जाएगा? हिया, ऑफ कोर्स अम्मा, इस पर पर्दा लागू नहीं होता, मगर मैं इसे कोई ज़बरदस्ती का स्कार्फ तो नहीं उड़ाना ही नहीं है, सिर्फ आस्तीनें पूरी बनाती हूँ। अम्मा नहीं चाहती थी कि इसकी हिया मर जाए, और मैं नहीं चाहती अम्मा कि इसकी हिया मर जाए और ये इन चीज़ों की हादी हो जाए। और इससे आगे अम्मा नहीं सुना करती थी। आज भी हिया के पर्दे की सबसे बड़ी मुखालिफ थी, लेकिन वो कहाँ परवाह करती थी। हाँ, किसी का दिल चीर कर तो हमने नहीं देखा होता है, मगर वो तजर्बा अंदाज़ा करना सिखा देते हैं कौन दिल से कुछ कह रहा है, कौन ज़ुबान से। लैपटॉप की चमकती स्क्रीन इसके चेहरे को चमका रही थी। बहुत वजह से ईमेल्स दिख रही थी। लंबे बाल आधे किचन में बंद, आधे पीछे खुली कमर पर पड़े थे। चेहरा वैसे ही था, मलाई जैसा। ऐसे लगता था कि वो इन 4 सालों में पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई है, मगर खूबसूरती के बजाय 3-4 और लफ्ज़ भी मेरे लुगत में है, मगर कहूँगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। डाइनिंग टेबल पर एक रात इसने पूछने पर खाना खाते हुए जहाँ ने बेनियाजी से कहा था, वो सलग करेगी। अगर तुम्हारी लुगत किताबी शक्ल में दस्तियाब होती तो मैं इसे वाकई तुम्हें दे में आती। जहाँ बहुत हफ्की से बोली थी, मगर इस बात पर इसके साथ कुर्सी पर बैठी खतीजा ने उबरू तान कर नाराजगी से बोला, नो खैया, इसके आइडियल बाप को कुछ दे मारने की बात कर रही थी, वो कैसे बर्दाश्त करती? और बस इसकी यह आदत खुद बहुत दम तोड़ गई थी। एक क्लिक के बाद अगला सफ़ा खुला तो ठेर सी की आंखों में बड़े हैरत उभरी, और फिर वो मुस्तर की एक यूनिवर्सिटी का पोस्ट पिटिशन था जो इसकी दरख्वास्त पर समझ गया था, मगर ये दरख्वास्त तो इसने दी ही नहीं थी। क्या जहाँ ने इसकी तरफ से अप्लाई किया था? वो उलझन भरी निगाहों से इसको पढ़ने लगी और अक्सर कहती थी कि अब वो LLM करेगी। जहाँ ऐसी बातें पर ध्यान नहीं देता था कि अपनी मर्जी से जो करो। तो क्या इसने पता नहीं मील चेक करके इसने गलाई पर बंदी घड़ी देखी, जहाँ ज्ञानी में अभी कुछ वक्त था। लेस वॉच के साथ इसने दाई में ब्रेसलेट नथी बांधा था और इसमें पुराया स्याह मोती जो आज भी चमकदार था, सच्चा मोती। बस करो खदीजा, अब कुछ खा लो। लैपटॉप बंद करके उठी और बेटी के सामने से ब्लॉक्स मिटने लगी। खदीजा खाने के मामले ज़रा चोर थी। बाज़ दफ़ा ज़बरदस्ती करनी पड़ती थी। ऐसे ही 1-2 दफ़ा खदीजा बहुत बीमार थी और हिया से कुछ खिलाना चाहती थी, मगर खदीजा ने हाथ मार कर प्याला गिराया तो इसने बहुत गुस्सा किया था। अल्लाह अल्लाह, बात क्यों नहीं मानती, मैं किधर जाऊँ? और खदीजा ने सुर्ख चेहरे और डमडमाती आंखों के साथ गुस्से से कहा, जहन्नम में जाओ। और वो बहुत बिल्कुल शल हो गई थी। बस वो आखिरी दिन था, फिर इसने अपना तकिया कलाम तर्क कर दिया था। बस अब वो नहीं, बुरी आदतें हमेशा खुद ही बननी पड़ती हैं। खदीजा को किचन काउंटर पर उठा के इसने फ्रिज का दरवाज़ा खोला ताकि अंदर से खीरा निकाले, मगर दरवाजे की अंदरूनी तरफ अंडों के खानों में एक पोस्ट-इट नोट चिपका था। इसने नोट उतारा और सीधा होता हुआ बढ़ा, लंच टाइम पर कबूतरों को याद करने में कोई हर्ज तो नहीं है। लंच टाइम इसने बेसाता
घड़ी देखी, लंच टाइम तो होने वाले है। अल्लाह अल्लाह, ये आदमी भी ना, चलो खदीजा बाबा के पास जाने हैं। इसने जल्दी से बच्ची को काउंटर टाइप से उठाया। बाबा सुन कर इसके चेहरे पर सारी जहां की खुशियां मिली, फौरन अंदर की तरफ दौड़ी। जब तक वो हिया दरवाजे खिड़कियां बंद करके आई, वो हिया का बड़ा सा पर्स कंधे पर लटकाया, इसका वाया की सिटी फर्श पर झाड़ू देती ला रही थी। थैंक्स, अपनी जूते पेनो आप। इसने जल्दी से वाया पर्स इससे ले लिया। माइसन के कबूतरों का जिक्र पहली दफा जहां ने एक अलदताई रेस्टोरेंट में किया था। इसके बाद इसे रेस्टोरेंट को वो कबूतरों के कोड नेम से याद करता था, लेकिन क्या था अगर वो सुबह नाश्ते पर कह जाता कि लंच बाहर करेंगे, मगर नहीं, वो इंसानों की जुबान में बात ही कब करते हैं। सुबह से इतनी दफ़ा फ्रिज खोला, पता नहीं क्यों नजर नहीं पड़ी। उफ, आधे घंटे बाद वो अपने हरीर के स्याह बाई में मुलूस खदीजा की उंगली थामे रेस्टोरेंट की सीढ़ियां चल रही थी। ऊपर आकर देखा कोने वाली मेज खाली थी, वो वहाँ कहीं होगा, मगर जब तक वो बैठे जाए नहीं जाए वो नहीं आएगा। वैसे इस तरह बाहर कम ही बुलाता था, यकीनन अब कोई ऐसी बात है जो वो घर नहीं करना चाहता था। खदीजा को वो महसूस कुर्सी पर बैठा वो जैसे ही बैठी, इसे वो सामने से आता दिखाई दे। ग्रे कोट बाजू पर डाले, कफ मोड़े, टाई दिल्ली से नीचे तेरा मच्छी की तरह हैंडसम। इसके सामने की कुर्सी खींच कर बैठते ही वो बोला, मरहबा, क्या हाल है? मैं मोबाइल वायलेट मेज पर रखते हुए इसने झुककर खदीजे के दोनों गाल पारी पर चूमी। अपनी बहुत सीतुर का आदत वो तुर्क नहीं करना सकता था। बाबा, यू नो व्हाट? खदीजा जहकर से जल्दी जल्दी कुछ बताने लगी। वो तजव्वुज से मुस्कुराते हुए सुन रहा था। आदि तो यकीनन हया की शिकायतें नहीं, वो मामा कहने का तकलीफ नहीं किया करती, वही कहती थी जो इसका बाप कहता था। जब ऑर्डर सर्व हो चुका था तो इसकी तरफ मुतवज्जा होते हुए बोला, और सब ठीक है, तमीद कॉटन करो जहाँ। अब बता भी चुको कि क्या बात है? नहीं, इतना कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। वो छड़ी कांटे की मदद से स्टिक का टुकड़ा तोड़ते ही लापरवाही से बोला, बहुत खास बात है जो घर पे नहीं हो सकती। ये फिक्रा इसने कहा नहीं, मगर हिया तो वजह से सर हिलाती इसको सुनते ही खुद ही देन के इसकी अल्फाज को क्विट कर रही थी। असल में कुछ आगे का सोच रहा था। मुझे आगे का असाइनमेंट मिल गया है। ऊपर से हुक्म आया है कि कुछ दिन के लिए थोड़ा सा घूमने फिरने बाहर चले जाओ, यानी कि 1-2 साल तो कहीं नहीं गए हूँ। हिया ने समझ कर सारा हिला के इसे मजीद बोने दिया। ज्यादा दूर नहीं, करीब ही। मील चेक की तुमने आज? हिया ने बस हाँ में गर्दन हिलाई। कुछ नहीं, करीब यानी कि मिस्र वहाँ से मेला आया है ना तुम्हें, तो तुम्हारा क्या ख्याल? वो संजीदगी से इसे देखते हुए पूछ रहा था। तुम रह लोगी इतना अरसा? हिया ने शाने जरा सा चलाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। दिल अलबत्ता बहुत उदास हो गया था। तो वाला हर वक्त आन पहुंचा था जब इसे एक फौजी की बीवी का किरदार अदा करना होगा। घर पर रहकर बरसों इंतजार करने वाली बीवी खदीजा बड़ी हो जाएगी और फिर पता नहीं वो कब अपने बाप को देख पाएगी। जिंदगी भी बहुत गैर यकीनी चीज़ थी। खदीजा तो मेरे बगैर रह लेगी मम्मी के साथ, इसने बहुत बनती है, वो भी हया की तरह। शायद इसकी सोच को डिकोड करके बोला था, मगर तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, जानता हूँ तुम मुझे मिस करोगी। वो जरा सा मुस्कुराया। मैं तुम्हें मिस करूंगा, मगर क़यामत तक इस बात का इकरार नहीं करूंगा। अच्छा तो फिर ये कि इसने प्लेट परे करते हुए हिया को देखा। मैं एक ऐसा कोर बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मुझे शायद किसी यूनिवर्सिटी में कुछ अरसे के लिए पढ़ाना पड़े। तुम्हें भी आगे पढ़ने का शौक है तो क्यों ना हम यूँ करें कि खदीजा को मम्मी के पास छोड़ दें और तुम मेरा स्टूडेंट बनकर मेरी क्लास में अनरोल हो जाओ। यहाँ कर इसने मुस्कुराहट दबाई। हाँ, लेकिन मैं इस बात को यकीन दहानी करूँगी कि तुम मेरे सबसे ज़्यादा डांट खाने वाली स्टूडेंट होगी। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि मैं मान जाऊंगी? ज़रा तफक से बात बोली। तुर्की के इन 5 माह की तरह एक दफ़ा फिर तुम ड्राइविंग सीट पर हो और हर चीज़ को कंट्रोल करोगे। हाँ तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा आइडिया है। तो मेरी थोड़ी सी तब्दीली की गुंजाइश है। इस साल में पहली दफ़ा मुस्कुराई थी। है तेरी थोड़ी है कि ये एक अच्छा आइडिया है, मगर थोड़ी सी तब्दीली की गुंजाइश है। इस साल में मैं पहली दफ़ा मुस्कुराई है। तेरी थोड़ी तले रख के बहुत मुतमईन सी से देखते हुए कह रही थी, हम अपनी जगह पर सेविंग कर देंगे। मतलब बोल जा, मतलब ये कि मैं टीचर होंगी और तुम मेरे स्टूडेंट होगी। और हाँ, मैं इस बात की मतलब कि मैं टीचर होंगी और तुम मेरे स्टूडेंट। और हाँ, इस बात की यकीन दहानी करूंगी कि तुम मेरे सबसे ज़्यादा डांट खाने वाले स्टूडेंट होगे। और तुम्हें लगता है कि मैं मान जाऊंगा? हाँ, क्योंकि इस दफ़ा मैं ड्राइविंग सीट पर होना चाहती हूँ। तुम्हारे पास फैसला करने के 10 सेकंड है। इसने साथ ही घड़ी देखी है। हिया वो चिल्लाया था। खदीजा ने सर उठाकर इसे देखा, फिर हिया को, और फिर से जहाँ की प्लेट से इसके लिए टुकड़े उठाने लगी। वो हमेशा इसकी प्लेट से खाती थी। डील? हिया ने अब्रू उठाकर पूछा। वो दोबारा घड़ी देखी, वो नाखुश सा लग रहा था। चंद लम्हे के लिए कुछ सोचा और फिर शायद इसे अपना फ़ायदा नजर आया तभी बोला, ओके डील। मगर इसने नेपकिन से होंठ थपड़ते हुए कहा, मगर याद रखना कि तुम हमेशा मुझसे 2 कदम पीछे रहोगे। हिया जानती थी कि वह सही कह रहे, मगर बोली नहीं। देखते हैं, मगर तुम ये याद रखना कि कुछ दिन बाद तुम मुझे मैडम कहोगे। जवाब में वो धीमी सी आवाज़ में हल्के से कुछ बढ़ाकर
पायलट खोलने लगा। हिया ने आसूदा मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। खदीजा अभी तक इसकी प्लेट से खा रही थी। मिस्र काहिरा यूनिवर्सिटी। कौन जाने इस नए सफर पर इसकी बिछड़ी हुई दोस्तें मिल जाएं। कौन जाने कि आयशा और बहारें भी मिस्र में रहती हों। कौन जाने कि आयशा अब भी वैसी ही सादा और मजबी सी हो जबकि बहारें एक खूबसूरत टीन एजड लड़की बन गई। कौन जाने कि आयशा और बहारें भी मिस्र में रहती हों। कौन जाने कि आयशा भी वैसी ही सादा और मजबी सी हो जबकि बहारें एक खूबसूरत टीन एज लड़की बन गई हो जहाँ होजाब की वजह से इनसे रब्ता करने की इजाज़त न थी। मगर हिया ने अपने सामने मौजूद दोनों अभी इसको देखते हुए जहरीला मुस्कुराते हुए सोचा। मगर कौन जाने कि हिया ने इनसे रब्ता कभी तर्क ही न किया हो कि वह चीज़ें जितनी नामुमकिन होती हैं वो इतनी ही नामुमकिन भी तो नहीं होती। मगर कौन जाने कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपसे इस कहानी के अख्ताम पर करना चाहती हूँ। जन्नत के बक एक फर्जी कहानी है और इसे फर्जी समझ कर ही पढ़ा जाए। अलबत्ता इसमें दिखाई गई तमाम जगह और मकामात नाम हकीकी हैं सवाए बायोकेबेक दारार के होटल के ग्रैंड का है। ये मेरा दिया गया नाम है था। नहीं जानती कि इस नाम का कोई होटल अदार में है भी या नहीं। जन्नत के बच्चे चूंकि दरख्तों के पत्तों की तरफ इशारा नहीं करते इसलिए मैं टाइटैनिक में पत्ते नहीं दिखाना चाहती। अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी कहानी आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगले नावल का इंतज़ार करें क्योंकि वो भी इसी की तरह बहुत ही अच्छा होगा।